हेलो फ्रेंड्स, एक बार एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसमें 40 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण दिखने वाले हैं हिंदी के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो टिक को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको पूरे प्रश्नों का विश्लेषण करना है। सबसे पहले यहाँ पे है हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि जो अंतःस्थ होता है वो या अलावा ये अंतःस्थ होते हैं। इसके अलावा सा खा साहा की बात करें तो इसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा छत्र या सरा को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चा छा जा झा को इसे स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है कि किसी छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीतिका। अब हम इसका विश्लेषण देखते हैं कि छंद, आप देखेंगे छंद 3 प्रकार का होता है, एक मात्रिक छंद, एक मौलिक छंद और एक मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में जो है सर्वप्रथम एक रचना की है जोही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके अलावा आप देखेंगे मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में आपको देखने को मिलता है छप्पय। इसके अतिरिक्त एक और देखने को मिलता है, वो है कुंडलिया। यहाँ पे बी रस की बात करें तो ये आल्हा, जो आल्हा होता है उसका एग्जाम्पल है। बी रस में जो आल्हा, इसका एग्जाम्पल, उसमें 31 मात्राएं होती हैं। सोठा की हम बात करें तो सोठा एक अर्धसममात्रिक छंद है जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। छप्पय ये एक विषम मात्रिक छंद है, ये रोला प्लस उल्लाला से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीतिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। घात, प्रतिघात, प्रासरण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। देखिए घात का विलोम प्रतिघात होता है, प्रासरण मतलब किसी चीज़ का फैलाव, संकुचन मतलब बटुरना, तो इसका ये भी विलोम है। खग का विलोम मृग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर। तो यहाँ पे ये गलत है, तो इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अच्युत। तो इसका सही जवाब है अच्युत। अब इसके हम विकल्प देखते हैं। सबसे पहले है अटूट। अटूट का मतलब होता है कि ना टूटने वाला, अटूट होता है। जो दिया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अदेय। और जो अपने पथ पर अटल रहे, जो अपनी बातों पर बिल्कुल बातों से ना हटे, उसे क्या कहते हैं, अटल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जीने की इच्छा मुहावरे का क्या अर्थ है। जीने की इच्छा का मतलब होता है जिजीप्सा। यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो विजय का इच्छुक हो उसे जिगीषु कहते हैं, और जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सख्यागमन। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए। आप जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे आपको देखना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन।
इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसके अलावा जो ज़्यादा पूछा जाता है वो विशेषोक्ति अलंकार पूछा जाता है। विशेषोक्ति अलंकार की हम बात करें, यहाँ पे कारण तो होता है पर कार्य नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो कि जो मछली है वो पानी के बीच में तो रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो विशेषोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसका जो विपरीत होता है वो विभावना होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है कि उसमें कारण नहीं होता फिर भी कार्य होता है। जैसे एक एग्जाम्पल फेमस है, बिनु पग चले और सुने बिनु काना, मतलब बिना पैरों के चल लेता है और बिना कानों के सुन लेता है। वहाँ पे विभावना अलंकार है क्योंकि वहाँ पे कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा है, पूजनीय। ये पूजनीय नहीं होता बल्कि पूजनीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है पूजनीय। तो ये शब्द बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि छायादार। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर छाया प्लस दार, ये कौन सा शब्द हो जाता है, संकर शब्द। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। यहाँ पे आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि भाववाचक संज्ञा, अमीर, करीब, समूह या फिर मिठास। आप जानते हैं यहाँ पे समूह देखेंगे तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती है, समूहवाचक संज्ञा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। गंगा की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये हो सकता है। अगला है धैर्य, चालाकी, सूर्य, उदासी और सूर्य। यहाँ पे देखिए ये भी नाम ही है तो ये भी क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिला, यहाँ पे भी। लेकिन आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। इनको आप केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इनको छू नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें से आपको गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। जैसे आगे नाथ न पीछे पिगहा, बंधनहीन, ये भी बिल्कुल सही है। 3 तेरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले होना, तो सब एक जैसे होना, बिल्कुल सही है। अगला है कि आँख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 तेरा होना। 3 तेरा होना इसका क्या मतलब होता है, तो 3 तेरा का मतलब होता है, 3 तेरा का क्या मतलब होता है, अस्त व्यस्त होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। गोलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। पूरी तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, सुगंधित होना या दुर्लभ। आप जानते हैं कि गोलर का फूल आपको जल्द मिलता नहीं कभी, इसलिए ये क्या है, दुर्लभ वस्तु। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक है। तो के लिए आप जाने चिन्ह से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि
किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? रस। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि तिरंगा में कौन सा समास है? यहाँ पे जानते हैं तिरंगा 3 रंगों का समूह यानी कि द्विगु समास। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो जो अभ्यंतर का मतलब होता है वो होता है कि किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। अगला है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो आप जानते हैं कि काशी के नाम से कशिका पड़ा हुआ है। तो काशी कहाँ पे है? वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना। अस्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है अस्तवक। अस्तवक का क्या मतलब होता है कि फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। अगला है कि जोहे की कली कविता के कवि कौन है? तो जोहे की कली कविता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये मुक्तक छंद में वर्णित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट जाओ, जो विद्यार्थी हैं अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं। देखिए यहाँ पे मिश्र वाक्य की हम बात करें तो इसमें एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है उस पर आश्रित उपवाक्य। तो ये है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा। सफल कौन होगा? जो परिश्रमी है। मतलब ये प्रधान उपवाक्य और ये है इस पर आश्रित उपवाक्य। और शब्दों से पहचान सकते हैं जो जिसे जैसे ये सब जो आते हैं वो मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द युग में सही अर्थ का भेद चयन करना। अम्बुज और अम्बुद। आप जानते हैं कमल का पर्यायवाची, यदि कमल की पर्यायवाची में ज लगा दें वो पानी की पर्यायवाची में ज शब्द लगा दे वो कमल का बन जाता है और द लगा दे तो वो बादल का बन जाता है। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण, उरग। कि ये सब पाहन हो गया, पाषाण हो गया, उपल, ये सब पत्थर के पर्यायवाची, लेकिन उरग जो होता है सर्प का पर्यायवाची है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? एक सही क्रम में लगाना। इन शब्दों को सही क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया आप सबको धोखा, आप सबको धोखा, धोखा दे सकते हैं तो ये नहीं हो सकता, पहले ये नहीं होगा पहले। अब यहाँ पे चलते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, पर खुद को नहीं। उसके आगे हम देखते हैं खुद को नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैठेगा कि आप सबको धोखा दे सकते हैं, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा? रा, उसके बाद वा, खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को, उसके बाद ला आएगा और लास्ट में आएगा या। तो रा वा ला, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाण, देखिए विशेषण किसी की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जब क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से एक पैराग्राफ है जिसे पढ़ के आपको उत्तर देना है। सबसे पहले लिखा गया प्राचीन समय में भारत विश्व में संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इस युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। ध्यान रखना कि किस विकास, चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगार की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए उनके प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को बेरोजगार उपलब्ध हो सके। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था। तो प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पे ध्यान देती थी। तो विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षित को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, या फिर विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगला प्रश्न है कि पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब है ईए प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? ईए प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी चुनिए। अनेक यहीं पे गलती मिल गई। अनेक के बाद अध्यापक होना चाहिए क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है, तो अनेक अध्यापकों नहीं होना चाहिए, अनेक अध्यापक होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद की, कर्मभूमि भी है, रंगभूमि भी है, लेकिन ध्रुव स्वामी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन अष्टछाप का कवि है। देखिए अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, जिसमें सूरदास का नाम आता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने। ठीक है। अगला प्रश्न, वो मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण है। देखिए गाता है कैसा? मधुर, लेकिन कैसा? बहुत मधुर। तो ये क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की विशेषता जो बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत
1954 में किया गया था। और सर्वप्रथम मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला था। लेकिन इसमें से हम बात करें तो नामवर सिंह को मिला था। किसे मिला था? नामवर सिंह को कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में, कविता के नए प्रतिमान के लिए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। पहले तो हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 22 मई 1961 से हुई है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को दिया जाता है। इसके तहत 11 लाख की राशि भी दी जाती है। और पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। 16 मात्राएं चौपाई का एग्जाम्पल। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। रोला भी एक सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे, कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।